हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हमारी विसर्ग संधि चली हुई है और आज हम विसर्ग संधि का समापन कर देंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। पीछे वाली वीडियो देखोगे तभी आपको आने वाले हर सूत्र उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ठीक है। और कल हमने एक सूत्र किया था ढोढ़े लोप है और एक था हमारा सूत्र रो री। एक तो सूत्र किया था हमने रो री, ये दो सूत्र किए थे हमने। पहले सूत्र का नाम है रोहरी, दूसरे सूत्र का नाम है ढोढ़े लोपय। और इन दोनों सूत्रों में एक ही खास बात है, जब भी यहाँ इनमें से एक कोई भी सूत्र आप प्रयोग करोगे उसके साथ एक सूत्र और है, वो आपको हमेशा ही साथ रखना होगा। चाहे आप रोहरी कर रहे हो या आप ढोढ़े लोप कर रहे हो, इनके साथ एक सूत्र जो हमने पहले ही बताया था वो सूत्र है सूत्र का नाम है ढरलोपे पूर्वश्य दीर्घो अणे, ठीक है। जब आप इन दोनों में से एक सूत्र का प्रयोग कर रहे हो तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि या आप रोहरी सूत्र कर रहे हो या आप ढोढ़े लोप कर रहे हो, ठीक है। तो ये सूत्र हमेशा ही साथ चलेगा, क्योंकि इस सूत्र का कार्य समाप्त हो जाने के बाद इस सूत्र का कार्य वहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको कल बता दिया गया था, अच्छी तरह से इसकी परिभाषा भी बता दी, इसके उदाहरण भी बता दिए हैं और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है यह भी आपको बता दिया है, ठीक है। आज हम जो इसके उदाहरण थे उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। इसके उदाहरणों में समझने योग्य सिर्फ एक ही बात है, यदि आप उसको समझ गए तो समझो आप सब कुछ समझ गए। इसमें इन या रोरी है या ढोढ़े लोप है। आपको पता है रोरी में रह का लोप होता है, ढोढ़े लोप से ढह का लोप होता है। और जहाँ पर दो रह होते हैं या फिर दो ढह होते हैं वहाँ पर पूर्व वाले का लोप होता है, ठीक है। और जहाँ पर पूर्व वाले का लोप होता है उसके पहले अण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। अण प्रत्याहार में आप सबको पता हमारे 3 वर्ण होते हैं। ये हमारे 3 वर्ण होते हैं अण प्रत्याहार में ए ई उ, ठीक है। जहां पर लोप हुआ है उससे पूर्व यदि अण प्रत्याहार का वर्ण है तो इनको दीर्घ हो जाता है इस सूत्र के द्वारा। इनको दीर्घ हो जाता है आ ई उ, ठीक है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ करने वाला ये सूत्र है, लोप करने वाले ये दोनों सूत्र है। अब आपको ये बता दिया जाएगा कि इनके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में आपको कैसे अंदाजा लगाना है। एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो देखो, अब इसमें देखो सबसे पहले तो हमारा उदाहरण है पुनरारंभते, ठीक है, पुनरारंभते। अब कहीं भी आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, कहीं भी आपको रह मिल जाता है, कहीं पर भी आपको रह मिल जाता है और रह के तुरंत पहले, अब देखो रह के तुरंत पहले यहाँ पर आ है, दीर्घ है, यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पर भी दीर्घ ई है। जहां पर भी आपको रह मिलता है और उसके जस्ट पहले, उसके तुरंत पहले यदि आपको अण प्रत्याहार के वर्ण दीर्घ दिखाई देते हैं
दीर्घ दिखाई देते हैं अण प्रत्याहार के वर्ण आ, ई, उ इनमें, तो आपको समझ जाना है कि ये रोरी और ढर लोपे पूर्वश दीर्घो अण इस सूत्र के द्वारा ये बने हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, यदि रै मिलता है और रै से पहले आपको अण प्रत्याहार के दीर्घ वर्ण दिखाई देते हैं तो आपको वहां समझ जाना है कि ये किस सूत्र के उदाहरण है। ठीक है, लिड है, हलीड है। अब आपको इनमें ये ध्यान रखना है, यदि आपको कहीं पर भी ढह मिल जाता है, ढह मिल जाता है और उसके तुरंत बाद आपको कोई भी दीर्घ दिखाई देता है, दीर्घ कोई भी दीर्घ नहीं, अण प्रत्याहार में से यदि आपको कोई भी दीर्घ दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है कि ढोडे से तो लोप हुआ है और ढरलोपे पूर्वज से दीर्घो अण सूत्र से यहाँ पर दीर्घ हुआ है। समझ रहे हो? बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि रै से पहले दीर्घ हो तो आपको समझ जाना है कि इन रोरी से तो लोप हुआ है और इस सूत्र से यहाँ पर दीर्घ हुआ है। यदि आपको ढह से पहले कोई दीर्घ अण दिखाई देता है, दीर्घ अण में सिर्फ ये 3 ही वर्ण आते हैं हमारे, समझ रहे हो? यदि ये दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना है कि ढोडे से तो लोप हुआ है और ढरलोपे पूर्वश्य दीर्घो अण से इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर इनको दीर्घ हुआ है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको ये सूत्र याद ना रहे, इनको उदाहरण याद ना रहे तो आपको ये बात तो याद रह सकती है, यदि रै से पहले कोई दीर्घ अण है, दीर्घ अण है तो रोरी से लोप हुआ है और इस सूत्र से यहाँ पर दीर्घ हुआ है। ये इसी तरह है, कोई भी उदाहरण ले लो, यहाँ ले लो चाहे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अब यहाँ पर देखो रै है और रै से ठीक पहले दीर्घ अण है, आ है, तो आपको समझ जाना है कि रोरी से तो लोप हुआ है और इस ढरलोपे पूर्व से दीर्घ अण से यहाँ पर दीर्घ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दीर्घ आ है। अब हम एक हमारा विसर्ग संधि में सूत्र रहता है उसको करेंगे, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है तो अब दोस्तों हमारा अगला सूत्र है विसर्ग संधि का और ये विसर्ग संधि का हमारा अंतिम सूत्र है। इस सूत्र के बाद हमारी जो विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी और विसर्ग संधि ही नहीं, हमारी जितनी भी संधि है, अच संधि है, हल संधि है, जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं और अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं, और ये हमारी विसर्ग संधि का अंतिम सूत्र है। हमारी संधियाँ समाप्त हो जाएगी। इसका अंतिम सूत्र है खरब सानियो प्रिय विसर्जनीय, खरब सानियो विसर्जनीय। आप इनको टुकड़ों में तोड़कर भी बोल सकते हो, खर अवसान यो। यहाँ पर जो ये यो है द्विवचन का है क्योंकि यहाँ पर खर भी है और अवसान भी है, और ये कहता है कि विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब होता है कि विसर्ग होना। ठीक है, और सूत्र है विसर्ग संधि, विसर्ग विधि संधि सूत्र है ये। विसर्ग विधायक है, आप विधायक भी बोल सकते हो और विधि भी बोल सकते हो। ठीक है, ये विसर्ग संधि करने वाला सूत्र है। समझ गए? अब ये कैसे करता है, क्या इसकी कंडीशन है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसका अर्थ देखो, खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग है। इसका कहने का मतलब है खरी, खरी में हमारे आप सबको पता है कि खरी का क्या मतलब होता है। खरी का मतलब होता है, ये यहाँ पर खर प्रत्याहार के बारे में बता रहा है, खर प्रत्याहार के वर्णों के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, और खर प्रत्याहार में आप सबको पता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, तालों से, मूर्धन्य से और दंत से, ये हमारे खर प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, खर में जैसे
प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तालुस है, मूर्धन्य से और दंत्य से, ये हमारे वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग, आप सबको पता है कि संस्कृत में हमारे 5 वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग में कैक है, च वर्ग में चैच है, ट वर्ग में टैट है, त वर्ग में तैत है और प वर्ग में पैफ है, और ये तीनों से ये हमारे खर प्रत्याहार में आते हैं। खरे अवसाने चले। अब अवसाने क्या होता है? अवसाने का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि अवसाने का मतलब होता है कि पीछे कुछ भी ना हो, कुछ भी न होना अवसान होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे अब अवसान अवस्था है। अवसान का मतलब होता है कि पीछे कुछ भी न होना, समझ गए? अवसान होता है। अब मेरे पीछे कोई भी नहीं है तो इसका मतलब कि मेरे पीछे अवसान अवस्था है, उसी को बोलते हैं अवसाने चय। खरी हो, अवसाने चय और अवसान हो। ठीक है। पदांतश्चय और पदांत रेफ से विसर्ग। जो रेफ यानी रे, जो रे होता है वो किसी पद के अंत में हो, ठीक है, किसी पद के अंत में हो तो वहां पर रे को विसर्ग हो जाता है। घर पर होने पर और अवसान में पदांत रे को यानी कि रकार यानी रे को विसर्ग होता है। अब आपको खर बता दिया है, अवसान बता दिया आपको। अवसान का मतलब होता है कुछ भी न होना, कुछ भी न हो, समझ रहे हो? कुछ भी न हो। अब कुछ भी न हो कैसे? मान लेते हैं आप 1 मिनट उदाहरण ही बाद में देखेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। यहां पहले आपको बता दिया जाएगा पदांत रकार। पदांत का मतलब आप सबको पता है कि पद जो सुबंत होते हैं वो सभी पदांत होते हैं। आपको पहले सूत्र करवाया भी है, सुब तिगंतम पदम, ठीक है, सुबंत तिगंतम पदम, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं किसी पद के अंत में रह है, समझ गए? किसी पद के अंत में रह है और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, खर प्रत्याहार का वर्ण हो या अवसान अवस्था हो। अवसान, अवसान का आप सबको पता है, अवसान का मतलब होता है कुछ भी न हो, कुछ भी न हो, समझ रहे हो? अवसान का मतलब होता है कुछ भी न हो। खर में आप सबको बता दिया गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और हमारे तीनों से, तालों से, मूर्धन्य से और दंत्य से ये हो तो जो पदांत रह है इस रह को विसर्ग हो जाता है। यदि ऐसी अवस्था हो तो इस रह को विसर्ग हो जाता है, समझ गए? अब हम उदाहरण देखेंगे, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब यहां पर रामर प्लस पठती और यहां पर है पुनर रामर प्लस पठती। अब देखो ये जो राम शब्द है, ये जो राम शब्द है ये एक पद है और पद के अंत में रह है, पद के अंत में रह है, ठीक है, और उसके तुरंत बाद यहां पर ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, समझ गए? जो रामर है, जो राम है एक पद है और पद के अंत में रह है यानी कि रकार है और रह के तुरंत बाद क्या है?
खर प्रत्याहार का वर्ण है, ट है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, यदि ऐसी कंडीशन हो तो खरव सानी और विसर्जनीय, खरव सानी और विसर्जनीय इस सूत्र के द्वारा इस रय को विसर्ग हो जाता है और यहां पर ऐसे लिखा जाता है। फिर इसको राम है पठती, राम पढ़ता है, समझ रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पद है, यदि पद है और पद के अंत में क्या है, रय है, समझ गए। यदि पद है और पद के अंत में रय है और रय के तुरंत बाद क्या है, तुरंत बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, खर प्रत्याहार में आप सबको पता है हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों हमारे श, तालो श, मूर्धन्य श और दंत्य श, ये हो तो इस रय को विसर्ग हो जाता है। और जैसे यहाँ पर ये हो गया है राम है पठती। अब यहाँ पर देखो पुनर, पुनर, समझ गए। अब यहाँ पर खर का तो हो गया, यहाँ पर ये खर प्रत्याहार का वर्ण है और इसने ये भी कहा है कि अवसान। अब अवसान में आपको बताया है, अवसान का मतलब होता है कि पीछे कुछ भी ना हो। अब यहाँ पर देखो पद तो है और पद के अंत में रह भी है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पर तो खर प्रत्याहार था और यहाँ पर रह के बाद कुछ भी नहीं है, अवसान है, अवसान है, समझ गए। अवसान है तो इस रह को क्या हो जाएगा, इस सूत्र के द्वारा खर अवसानी और विसर्जनीय इस सूत्र के द्वारा रह को विसर्ग हो गया पुनः। अब संस्कृत में देखोगे आपको पुनः ऐसे ही लिखा मिलेगा, राम पठती ऐसे ही लिखा मिलेगा, समझ गए। पुनर, अब पुनर में आप देख रहे हो ये एक पद है और पद के अंत में र है और र के बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि फिर तो अवसान अवस्था है ये। और मैंने आपको बताया था कि अवसान अवस्था क्या होती है। अब मेरे पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि ये अवसान अवस्था है, समझ गए। मान ले तो मैं एक पद हूं और मेरे पद के अंत में रह है, यानी कि मेरा नाम कुछ ऐसा रख दो कि मेरे नाम के पीछे रह आए और उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो मेरे उस रह को विसर्ग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हुआ है। अब जो ये पुनर था ये एक पद है, पद के अंत में रह है और रह के बाद कुछ भी नहीं है, अवसान अवस्था है। कुछ भी नहीं होना मतलब अवसान अवस्था होती है। और अवसान अवस्था हो या फिर पद के अंत में रह हो और रह के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण हो। खर प्रत्याहार में आपको बता दिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और हमारे तीनों श, तो खरवसानी और विसर्जनीय इस सूत्र के द्वारा पदांत रह को जो पद के अंत में रह है उसको विसर्ग हो जाता है, समझ गए। इसी तरह यहाँ पर रामर को राम पठती, पुनर को पुनः, ये हो गया है। अब हम इसको उदाहरण करेंगे। उससे पहले आपको एक बार और बता देता हूं मैं। खर अवसानी और विसर्जनीय, खरी अवसानी च पदांतश्च रेफस्य विसर्ग है। ये सूत्र क्या करता है, विसर्ग विधि सूत्र है, ठीक है। ये कहता है कि खर परे होने पर और अवसान होने पर पदांत रह को विसर्ग हो जाता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक बार तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बता देता हूं, जो हमारा ये रामर था और पठती इसके पीछे था। ये जो हमारा रामर है, ये राम के पीछे रह कैसे आ गया, आप इसको समझो एक बार। शब्द था राम है, राम, ये एक शब्द है, कोई पद नहीं है, सिर्फ शब्द है, तो इसको पदंत बनाया जाता है। और संस्कृत में आप सबको पता है, संस्कृत में हमेशा जो भी प्रयोग होता है या तो पद का होता है या तिगंत का होता है, ठीक है। संस्कृत में कभी भी बिना किसी पद के या तिगंत के कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। अपदम न प्रयुज्यते, ये संस्कृत में एक परिभाषा है, आपको पता भी होगा।
तो इसको अब पद बनाया जाएगा। पद बनाने के लिए आप सबको पता है, वैसे तो जब आपको राम का रूप किया करवाया जाएगा आपको बताया भी जाएगा कि राम के तुरंत बाद स कैसे आ सकता है। ठीक है, अब ये स आ गया, स आ गया, ये किसी पद के अंत में स है। और आपको एक सूत्र भी करवाया था, अगर आपको याद है, अगर ऐसी कंडीशन है तो एक सूत्र था हमारा स से जो स्वरूप, स से जो स्वरूप, ये सूत्र इस स को क्या कर देगा, रू कर देगा। रू कर देने के बाद ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बन गया। अब आपको पता है कि रै में जो ऊ है इसकी एक सूत्र होता है उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश जनुनासिक इत। उपदेश में, उपदेश का मतलब होता है हमारे जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अपने मुख से जो भी बोल दिया उसे उपदेश कहा जाता है। ठीक है, उपदेश में। और यहाँ पर जो संधि हुई है वैसे यहाँ पर अच होना था, अच होना था। यहाँ पर भी आप सबको पता है कि जो अवग्रह का चिन्ह है ये कौन सी संधि के कारण, कौन सी संधि हुई है या कौन से सूत्र के कारण हुई है। और यहाँ पर जो ये च था, च को ज बनाया है, ये च को ज कौन से सूत्र ने बनाया है आप सबको पता है, पहले करवाया गया है जलाम जसवंते, इस सूत्र ने च को ज बना दिया है। यहाँ पर अच था, ये कहता है कि उपदेश अच अनुनासिक, भाई अनुनासिक की और अंत में जो अच है, अंत में अनुनासिक हो, अंत में अनुनासिक हो और अंत में यदि अच प्रत्याहार हो, अर्थ प्रत्याहार का वर्ण हो। अच में आप सबको पता है कि हमारे सभी स्वर आते हैं, उसकी इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाती है। और संस्कृत में जहाँ पर भी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा हो जाने के बाद उसका तुरंत कुछ ना कुछ आगे प्रयोग होता है। तो इसका इस ऊ की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा हो जाने के बाद जो ये रै में ऊ था इसका तस्लोप से लोप हो गया, इस ऊ का लोप हो गया। लोप हो जाने के बाद यहाँ पर बच गया रामर, समझ गए, रामर। अब आप देखो ये रामर बन गया। अब आप जितनी भी संधि करवाई गई है आप सबको यहाँ पर यूज कर सकते हो। रामर है तो रम्य, इस तरह कर लो रम्य। रामर है तो रामय को रम्य लिख दो। अब आपको पता है के बाद रह गया, रोरी सूत्र आ गया, रामर है। संस्कृत में सिर्फ यदि आप एक सूत्र को समझ गए तो आप उसी सूत्र से बहुत सा कुछ बना सकते हो। अब रामर, रामर है, रम्य करोगे, यहाँ पर रम्य करोगे तो रोरी सूत्र आ जाएगा। यदि आप पठती करोगे, पठती करोगे तो खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया, तो यहाँ पर खरवसार्य विसर्जनीय आ जाएगा। समझ गए, इसी तरह होता है। आप रम्य कर लो, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर, रोरी सूत्र लगेगा यहाँ पर रह का लोप हो जाएगा। तो रह का लोप हो जाने के बाद ढरलोपे पूर्वश दीर्घो अणे, इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्याहार का दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर फिर रामारम्य बन जाएगा। समझ गए, इस ऐसे तरीके से आपको कोई समझ ना आए तो आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बस एक बार एक समझ में आ गया ना, उसके बाद आपको हर संस्कृत का हर सूत्र, हर उदाहरण आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और आपको एग्जाम में ना, ऐसे एग्जाम आपको खुद बोलेगा कि ऑप्शन बी पे क्लिक करो, सी पे करो, डी पे करो। ठीक है, अब आपको इसके बारे में बता दिया है कि कैसे यहाँ पर रह आया। सबसे पहले यहाँ पर स था, ठीक है, स को कैसे रू हो गया, रू को कैसे ऊ की इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा हो जाने के बाद रामर बच गया। अब रामर उठा, यहाँ पर रामर, यहाँ पर अकेला रामर रह गया, इसके पीछे आप चाहे रम्य लिख दो, चाहे कोई भी संधि बनानी है आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा सूत्र हमने समझ लिया, आप इसके उदाहरण करेंगे। इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो, पहले हमारा उदाहरण है रामर पठती, अब यहाँ पर रह है,
और रै के तुरंत बाद क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर रै को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। रामे पठती, वृक्षर फलती, वृक्षर फलती। अब देखो यहाँ पर रै है, रै के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो रै को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। वृक्षा फलती, ठीक है। अब इसी तरह यह है पुनर, इस रै के बाद कुछ नहीं है, अवसान अवस्था है, अवसान अवस्था हो जाने पर भी रै को विसर्ग हो जाएगा। यहां पर भी अवसान अवस्था है, सनई, यहां पर भी अवसान अवस्था है, रामर, यहां पर तो रामर के बाद कर प्रत्याहार का वर्ण था, और यहाँ पर रामर के बाद कुछ नहीं है, अवसान अवस्था है। समझ गए, ये भी समझ में आ गया आपके, और ये भी आ गया। तो राम है, जैसे यहाँ पर राजेश, अब यहाँ पर अवसान अवस्था है, रै के बाद कुछ नहीं है, और पदांत है, पद है, पद के अंत में रै है, और रै के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब अवसान अवस्था है। तो यहाँ पर बन गया राजेश है, ठीक है। आप अपने आप से भी बना सकते हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ है सूर्य, ये एक पद है, पद के अंत में रै है। अब देखो इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अवसान अवस्था है। यदि आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे भी पट्टी ये भी लगा सकते हो। देखो यहां पर तो हमने कर प्रत्याहार का वर्ण लगा दिया, और यहां पर हमने कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब अवसान है। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, सूत्र लगेगा खर अवसानी और विसर्जनीय है, वो सूत्र क्या करेगा, विसर्ग कर देगा, ठीक है। जहां अवसान हो या फिर कर प्रत्यय परे हो, तो पद के अंत में जो रै होगा उसी को विसर्ग होगा। समझ गए। तो यहां पर सूर्य पट्टी बन जाएगा, और यहां पर सूर्य बन जाएगा। समझ गए। ये हमारे सूत्र के उदाहरण थे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप अपने आप से बना सकते हो, आपका कोई नाम है आप अपने उस नाम से बना सकते हो, उस नाम के पीछे आप कुछ भी लिख दो, लेकिन पद के अंत में रै होना जरूरी है, ठीक है। और रै कैसे आता है ये आप सबको बता दिया गया है, रै आने का भी तरीका आपको बता दिया है, कौन सा सूत्र रै आएगा, रै लेके आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही है। अब हमारी संधि जो समाप्त हो चुकी है, कल से हम छंद करेंगे या फिर हम अलंकार करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही होगा, धन्यवाद।